प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, हम लोग पर्यावरण से संबंधित 50 वीडियो करने वाले हैं। यह आपका दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करें और एक एक चीज़ें हम आपको क्रम से बताते रहेंगे। पहला वीडियो यदि आप नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा। इसमें 30 प्रश्न लिए गए हैं और यह 30 प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए आने वाले किसी वीडियो की नोटिफिकेशन ताकि आपको मिल जाए। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। यहाँ पे 4 राज्य दिए गए हैं और इस 4 राज्य में आपको बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। आपको मैं बता दूं कि पूरे भारत को हमने एक भारत के राज्य और राजधानी वाला वीडियो हमने करवाया है ज्योग्राफी सेक्शन में यूपी पीटी एग्जाम के लिए। यदि आप नहीं देखें तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के हमने चर्चा किए हैं, लोकेशन को दिखाया, मैप के माध्यम से हमने किया। बहुत बेहतरीन वीडियो है, आप नहीं देखें जरूर देखिएगा। नीचे जाएंगे तो भारत के राज्य और उसके राजधानियां करके मिल जाएगा आपको वीडियो की लिस्ट में। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य की सीमा समुद्री सीमा नहीं है, यानी किस राज्य की सीमा समुद्र से नहीं मिलती, आपको बताना है। जल्दी से बताइए। गुजरात, राजस्थान, गोवा, महाराष्ट्र। अब यहाँ पे आपके लिए बताना है कौन सा सही आंसर है। आप सही जानते हैं कौन सा राज्य है, राजस्थान है। राजस्थान एक स्थलबद्ध राज्य है। इस राज्य की सीमा समुद्र से नहीं मिलती। गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र के पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह राज्य हैं। कह रहा गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र ये सब भारत के पश्चिमी तट पे पाए जाते हैं और ये समुद्र के तट पे बसे हुए राज्य हैं जहां पे बंदरगाह भी हैं, आप जानते हैं। ठीक। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। कह रहा किसी नदी के प्रदूषण स्तर की अगर नाप आपको करना है तो किस माध्यम से करते हैं, यानी कोई ना कोई तो एक सिंबल होगा, किससे करते हैं तो आप कहेंगे BOD से करते हैं। कई बार BOD का फुल फॉर्म पूछा गया है। BOD का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसे से किसी नदी के जल के प्रदूषण स्तर को मापा जा सकता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से किसी नदी के जल स्तर को मापा जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। आपसे डिजीज से संबंधित चीजें पूछी जाती हैं, चूंकि आपके सिलेबस में स्वास्थ्य और सुरक्षा एक टॉपिक दी गई है, भोजन, स्वास्थ्य और सुरक्षा। तो उस टॉपिक के लिए आपसे डिजीज से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरे जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्लास करेंगे, अभी तो हम लोग 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे करने वाले, फिर क्लास वाइज चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे और फिर उसका जो है क्या करते हैं नोट्स के माध्यम से पढ़ते जाएंगे और उसी नोट्स में लगे हुए 25 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो 25 से 30 क्वेश्चन करेंगे, तब वहाँ पे उसी चैप्टर का स्पेशली 25 क्वेश्चन करेंगे। तो वहाँ पे जब हम स्वास्थ्य और सुरक्षा आपको पढ़ाएंगे, भोजन, स्वास्थ्य और सुरक्षा, आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे हम आपको बैक्टीरिया जनित सारी बीमारियाँ, वायरस जनित सारी बीमारियाँ, ठीक है, और इसे क्या कहते हैं प्रोटोजोआ जनित बीमारियाँ, हेलमिंथीज से, कृमि से होने वाले सभी रोगों के बारे में हम आपको एक एक करके बता देंगे। ठीक है। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है, आप बताएंगे वायरस से होने वाला रोग कौन सा है, तो आप कहेंगे जुकाम है। जुकाम जिसे फ्लू कहते हैं, तो जुकाम जो है ये वायरस संक्रमण से होता है, इसीलिए तो कोरोना वायरस इस पर ज़्यादा असर कर रहा था। टाइफाइड ये साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है और बैक्टीरिया का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है? साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से आपको एक रोग हो जाता है जिसका नाम क्या है? टाइफाइड। कालरा विब्रियो कालेरी, इसे कॉमा से बैक्टीरिया कहते हैं। जब बैक्टीरिया आप पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि बैक्टीरिया जो होती हैं 4 प्रकार की होती हैं। इसमें एक बैक्टीरिया जो कॉमा सेप होती है, तो उससे क्या होता है? विब्रियो कालेरी नाम है, कालरा नामक रोग हो जाता है। मलेरिया ये प्रोटोजोआ जनित बीमारी, कौन सी जनित बीमारी? प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। और जब आप मलेरिया पढ़ेंगे तो मलेरिया रोग जो है ये एक मच्छर द्वारा फैलाया जाता है जिसका नाम क्या है? मादा एनाफ्लीज। कौन सा मच्छर है? मादा एनाफ्लीज है। एक बार प्रश्न पूछा गया है कि मादा मच्छर रक्त क्यों चूसती हैं, तो आप कहेंगे उन्हें अंडे के पोषण के लिए रक्त की आवश्यकता होती है, इसलिए रक्त का वो चूसती हैं। तो यहाँ पे मादा एनाफ्लीज मलेरिया रोग को लाती है। किससे होता है? प्रोटोजोवन डिजीज है और उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम है। उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जुकाम वायरस से होने वाला संक्रमण है, जबकि टाइफाइड, कालरा और मलेरिया
जल जनित रोग, हाँ ये सब का देखिए दो जगह होते हैं, एक होता है हवा से रोग फैलते हैं, एक होता है पानी से रोग फैलता है, एक होता है किसी जानवर के काटने से रोग फैलता है। जैसे हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? रेबीज एनिमल के काटने से, यानी रेबीज वायरस होता है जब उसके कोई एनिमल काटते हैं, जैसे कुत्ता काट लिया, रेबिड डॉग काट लिया, तो पागल कुत्ता आपको काटेगा तो आपको क्या हो जाएगा, एक रोग हो जाता है जिसका नाम क्या है? हाइड्रोफोबिया। पानी में उसकी शक्ल दिखाई पड़ती है और आपका नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है और आप क्या हो जाते हैं? पागल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रोग कैसा होता है? तो अलग अलग हैं, जैसे कुछ जानवरों को काटने से हो जाते हैं, कुछ कैसे वाटर जनित पानी की दूषित पानी की वजह से हो जाते हैं, कुछ दूषित भोजन से होते हैं जिसे फूड पॉइजनिंग कहते हैं, क्लास्ट्रीडियम नामक बैक्टीरिया से होता है। ठीक, कुछ कैसे होते हैं आप कहेंगे कि जो है हवा से रोग फैल जाते हैं, जैसे वायरस को कहा जा रहा था कि हवा के संपर्क से भी फैल सकता है कोरोना वायरस। ठीक, कोई छींक देता है तो छींकने के बाद क्या होता है? वायरस फैल जाता है हवा में, तो दूसरा कोई सांस लेता है तो उसके पास चला जाता है। इस प्रकार से कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो ये सभी और जो 4 दिए गए हैं वो कैसे हैं? जल जनित बीमारियां हैं। 3 जो दिए गए हैं, जुकाम ऊपरी श्वसन तंत्र का आसानी से फैलने वाला संक्रामक रोग है। इसके लक्षणों में खांसी, गले की खराश, नाक का स्राव और ज्वर आना है। ये आमतौर पे 1 सप्ताह में समाप्त हो जाता है। इसके मुख्य लक्षण क्या है? राइनो वायरस है। किस वायरस से होता है? राइनो वायरस से होता है। किससे होता है? राइनो वायरस से होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? कह रहा है कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो आप कहेंगे सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? वृष्टि। वृष्टि मतलब वर्षा है। सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? वर्षा है। अगर बरसात मौसम मानसून टाइम से आ गया, किसान समय से फसल को बो सकता है, समय से उसकी सिंचाई कर सकती है। आपको मैं बता दूं कि भारत में फसल चक्र के हिसाब से, हालांकि हमारी एनसीईआरटी में 2 ही दिया गया, लेकिन हम लोग 3 पढ़ते हैं और क्वेश्चन आता है तो 2 का ही आंसर सही माना गया बोर्ड के द्वारा, लेकिन वो जो हम कृषि पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। अभी यहाँ पर आप कॉमन जानिए कि भारत में 2 फसलें होती हैं, एक खरीफ की फसल होती है और एक रबी की फसल होती है। रबी की फसल, ठीक, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? बरसात के सीजन 15 जून से 15 जुलाई के बीच में उसको बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। तो जो खरीफ की फसल होती है, खरीफ की फसल में पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा चाहिए, जैसे ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, ठीक है, और धान है, ठीक है, ये सब किस में आते हैं? खरीफ की फसल आती है। इस समय पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और जो रबी की फसल होती है इसे ठंडी की फसल भी कहते हैं, जैसे गेहूं है, सरसों है, चना है, मटर है, ठीक, ये सब किस में आते हैं? रबी की फसल में आते हैं। तो इन्हें अलसी है, लाही है, लाही आपकी नहीं, लाही नहीं, अलसी, ठीक है, सरसों है, ये सब किस में आते हैं? आपके क्या कहते हैं? रबी की फसल में आते हैं। तो जब आप इन्हें रबी की फसल में इसका, और एक फसल और मानी जाती है जिसे जायद की फसल कहते हैं, गर्मी में, जैसे खीरा है, ककड़ी है, तरबूजा है, ठीक है, खरबूज है, ये सब जायद की फसल में आते हैं। धान, भारत में धान तीनों फसल में उगाया जाता है। जैसे अलग अलग क्षेत्र को अगर ले लें तो तीनों फसल की एरिया में धान को उगाया जाता है। लेकिन अभी हमारा मुद्दा कृषि नहीं है, जब हम कृषि पढ़ेंगे तो उसमें आएंगे। यहाँ पे मेन मुद्दा इतना है कि हम पढ़ रहे थे कुछ और। तो वर्षा जो होती है, वर्षा क्या करता है? प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? हमारे खेती को प्रभावित करता है। अगर सूखा पड़ गया तो फसल नहीं होगी, ठीक, अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक, बाढ़ आ गई तो भी फसल खराब हो जाएगी। तो वर्षा हमारे क्षेत्र देश में कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक होता है। तापमान है, पवन है, आर्द्रता है, लेकिन सबसे बड़ा कारक कौन है? सब प्रभावित करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक कौन है? वृष्टि यानी वर्षा है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व वृष्टि है, क्योंकि भारत उष्ण तथा समशीतोष्ण 2 कटिबंधों में स्थित है, ठीक। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी मानी जाती है? वायुमंडल को अलग अलग मंडल में बांट दिया गया, जैसे क्षोभ मंडल है, ठीक, समताप मंडल है, आयन मंडल है, ठीक, और उसके बाद क्या है? वो आयन मंडल को ही कुछ लोग ओजोन मंडल कहते हैं। उसके बाद आपका बहिर्मंडल है। तो इस मंडल में आपको बताना है सबसे ठंडी परत कौन सी होती है, इसी को आपको बताना है। सबसे ठंडी परत जिसे हम लोगों को बताना कौन सी है, वायुमंडल की कौन सी परत है जो सबसे ठंडी होती है। तो मध्य मंडल जो है इसका सबसे ठंडा माना जाता है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्य मंडल है, क्योंकि मध्य मंडल तक वायुमंडल का तापमान गिरता है और मध्य मंडल के बाद वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है। मध्य मंडल के मध्य सीमा पर तापमान गिरकर -80 डिग्री तक पहुंच जाता है। मध्य मंडल तक मध्य सीमा पे तापमान गिरकर लगभग -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? कह रहा है आपको बताना, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। तो ये आपको आंसर करना है कि निम्नलिखित में से
कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, ये आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है आर्गन और चौथा जो ऑप्शन है आपका वो कौन है, मीथेन है। ग्रीन हाउस गैस वे गैस हैं जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। ग्रीन हाउस गैस वे गैस हैं जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जैसे कि मीथेन CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। कौन कौन है फिर देखते हैं। ग्रीन हाउस गैस को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं उसमें कुछ गैसें हैं जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जैसे कि मीथेन है CH4 कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड N2O कहते हैं और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC कहा जाता है। क्या कहते हैं, CFC कहते हैं। ये आपके क्या करते हैं, ग्रीन हाउस गैसें मानी जाती हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई, आपको बताना है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई, आपको बताना कब शुरुआत हुई। बाघों की घटती संख्या को रोकने तथा बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। कब शुरुआत की गई, 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो इस समय उत्तराखंड में है में की गई। कहाँ पे की गई, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में की गई जो इस समय कहाँ पे है, उत्तराखंड में। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन यमोत्तर पर खींची गई। कह रहा 180 डिग्री पे खींची गई रेखा को किस नाम से जाना जाता है, जबकि वह एक काल्पनिक रेखा है उसे किस नाम से जानते हैं, उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। पृथ्वी के तल पर 180 मेरिडियन यमोत्तर रेखा को काल्पनिक रेखा है जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इस रेखा से पृथ्वी को पूर्वी तथा पश्चिमी देशांतर क्षेत्रों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है, आपको बताना है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है, तो आप कहेंगे तमिलनाडु में। कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में। गल्फ ऑफ मन्नार मन्नार की खाड़ी में स्थित राष्ट्रीय पार्क भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह उथले पानी की खाड़ी है जो हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर के एक भाग का निर्माण करती है। भारत में रामेश्वरम द्वीप से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक स्थित है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बायो रिजर्व भी है। कौन, यह भारत का गल्फ ऑफ मन्नार दूसरा सबसे बड़ा बायो रिजर्व है। तो रिलेटेड क्वेश्चन आपके ऐसे ही बनते हैं। इस सीरीज का मैंने आप पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। इस सीरीज का मैंने बहुत पहले आपको पहली सीरीज में ही सीक्रेट फार्मूला बताया था कि R² के फार्मूले पे हम काम कर रहे हैं। रिपीटेड और रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो एज इट इज पूछ लीजिए। जैसे आपका जैसे प्रश्न आया है ऐसे ही प्रश्न दोबारा आ जाए। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क है, तो इसे हम लोग कहते हैं रिपीटेड क्वेश्चन। कौन सा रिपीटेड क्वेश्चन हो जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन। लेकिन जब यही प्रश्न यहाँ पे ऐसे पूछा जाए कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा बायो रिजर्व कौन है, तो आप तुरंत कह देंगे दूसरा सबसे बड़ा बायो रिजर्व कौन है, गल्फ ऑफ मन्नार। और जब आप डिस्क्रिप्शन पढ़े रहेंगे, फोकस किए रहेंगे, तो आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। और कहाँ पे स्थित है अब आप ये भी जानते हैं, भारत के रामेश्वर द्वीप से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक स्थित है। कहाँ पे, भारत के रामेश्वर द्वीप से लेकर के श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक क्या है, स्थित है। क्लियर हो गया। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। हो सकता है 2021 की जनगणना का डाटा तब तक आ जाए तो 21 का पूछा जाए। अभी तो जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना है, तो ये तो मान लीजिए कई बार कॉमन क्वेश्चन है, आप जानते भी हैं। 940 लड़कियां हैं 1000 पुरुष पे, 1000 पुरुष पे 940 लड़कियां हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। 1000 लड़कों पे पाई जाने वाली लड़कियों की संख्या को क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से
किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? कह रहा कोई ऐसा एक प्राणी दिया गया यहाँ पे जिसे किसान का मित्र हम लोग कहते हैं, तो उसे हम लोग यहाँ पे किसको कहते हैं? केचुआ को कहते हैं। केचुआ को हम लोग क्या कहते हैं? किसान का मित्र कहते हैं। वो होता क्या है कि मिट्टी के बीच में सुरंग बनाता है। अब उस सुरंग में क्या होता है? पानी अंदर तक चला जाता है, जिससे केशकत्व पानी की मात्रा बढ़ जाती है और इससे मिट्टी मुलायम हो जाती है। ठीक, तो एक तरह से क्या है? किसान का मित्र है। केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि केचुआ नीचे की मिट्टी को ऊपरी सतह तक लाने का कार्य करता है, जिससे मिट्टी और अधिक उपजाऊ हो जाती है। ठीक, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? आपको बताना है कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। आपको इसका आंसर करना है, तो आप कहेंगे चिपको आंदोलन की शुरुआत वृक्षों के कटाव के विरुद्ध प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू की गई थी। इस आंदोलन को वर्ष 1973 में प्रारंभ किया गया था। देखिए, माफ करिएगा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश का 13 पर्वतीय जिला था, उन्हें काट करके उत्तराखंड नामक राज्य बनाया गया। उस समय ये राज्य बनता है 2000 ईस्वी में। कब बनता है? 2000 ईस्वी में। आप डेट के चक्कर मत पड़िए। 2000 ईस्वी में उत्तराखंड एक नया राज्य बनता है जो उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काट के बनाया जाता है। तो जिस समय सुंदरलाल बहुगुणा ने यह आंदोलन चलाया था, चिपको मूवमेंट, उस समय यह आंदोलन उत्तर प्रदेश में चलाया गया था। लेकिन चूंकि अब ये स्थान कहाँ चला गया? उत्तराखंड में, तो इसलिए इस क्षेत्र को अब क्या कहते हैं हम लोग? उत्तराखंड कहा जाता है। ठीक, तो आप याद रखिएगा कि 1973 से स्टार्ट हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट इसके नेतृत्वकर्ता थे, पर्यावरणविद थे, जिनके नेतृत्व में ये सब काम हुआ है। चमोली जिला था, उत्तराखंड राज्य है, इसका चमोली जिला। उस समय उत्तर प्रदेश राज्य रहा होगा, उसका चमोली जिला। ठीक है, यहाँ पे इस आंदोलन की वर्ष 1973 में प्रारंभ किया गया था। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। कह रहा कोई जीव है, उसके व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? इथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इथोलॉजी कहलाता है। विज्ञान में इथोलॉजी विषय के अंतर्गत जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। एक नियोलॉजी विषय के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आपको ये बताना है कि समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो आप कहेंगे आयोडीन का है। किसका है? आयोडीन का। समुद्री शैवाल आयोडीन के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। समुद्री शैवाल आयोडीन के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। इसकी कमी से ग्वाइटर घेंघा रोग हो जाता है, जिसमें थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। समुद्री शैवालों में आयोडीन की प्रचुरता वाले शैवाल लैमिनेरिया या सिवार हैं। यह व्यापक रूप से चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। लाइकेन है। लाइकेन क्या है? आपको ये बताना है। लाइकेन क्या है? तो लाइकेन सहजीवी। लाइकेन क्या है? सहजीवी। किसके बीच के सहजीवी है? तो जंतु लाइकेन जो है कवक और शैवाल के बीच का सहजीवी है। सहजीवन किसे कहते हैं? तो सहजीवन का मतलब होता है कि दो अलग अलग जातियों के मेंबर एक साथ रहते हैं और दोनों को लाभ होता है। दो अलग अलग जातियों के मेंबर एक साथ रहते हैं और दोनों को लाभ होता है। सपोज करते हैं कि एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों एक साथ रहते हैं लिव इन रिलेशनशिप में, लेकिन शादी नहीं हुई, तो दोनों को लाभ है। ठीक, दोनों की ज़िंदगी कट रही है, तो लिव इन रिलेशनशिप में दोनों को लाभ है, तो बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक, तो उसी प्रकार से यहाँ बात हो रही, कवक और शैवाल दोनों एक साथ रहते हैं। इससे क्या होता है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? सहजीवन कहते हैं। क्या कहते हैं? सहजीवन कहते हैं, यानी सिम्बियासिस कहा जाता है। तो किसका उदाहरण कौन है? लाइकेन है। लाइकेन से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, जिस प्रश्न को आप जानते हैं कि लाइकेन वायु प्रदूषण का काम करता है। वायु प्रदूषण का सूचक है। जहाँ पे वायु प्रदूषित होती वहाँ पे लाइकेन उगते नहीं है। तो आपसे पूछा जाता है कि लाइकेन किस स्थान पे नहीं उगते, तो आप कहेंगे जहाँ पे प्रदूषित वायु पाई जाती वहाँ पे। ऐसे जंतु पौधे साथ में रहकर एक दूसरे को लाभ पहुँचाते। ठीक है, चलिए इसको छोड़ देते हैं। सारी चीज़ें वही लिखी गई जो मैं आपसे अभी बोल रहा था। CNG का ईंधन के रूप में
किसमें इस्तेमाल होता है? सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? आपको बताना है सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है, तो जल्दी से बता दिए। वाहनों एवं उद्योगों में। किसमें होता है? वाहनों और उद्योगों में। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग वाहनों एवं उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? आपको बताना है पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है। आपको इसके बारे में बताना है। व्याख्यान द्वारा, क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा, समूह वार्तालाप द्वारा, अध्ययन द्वारा। तो आपके पास ये देखिए आपका एक तरह से मनोवैज्ञानिक क्वेश्चन है। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? अब इसका आंसर करिए। व्याख्यान द्वारा, क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा, समूह वार्तालाप द्वारा या अध्ययन द्वारा। तो आप तुरंत कह देंगे कैसे होता है? क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा। कैसे होता है? क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा। देखिए, विद्यार्थियों में पर्यावरण जागरूकता का सृजन करने के लिए उनको क्षेत्रीय भ्रमण कराना चाहिए, जिसके तहत उनको वास्तविक पर्यावरण व मानव जीवन में उसकी उपयोगिता का ज्ञान होगा तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए वे प्रोत्साहित होंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए वे क्या होंगे? प्रोत्साहित होंगे। अगला प्रश्न आपका है, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? आपको बताना है एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप कहेंगे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का। किसका है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? कह रहा पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित कर लेती है या करती है, उन्हें आपको बताना है। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? आपको इसका आंसर करना है। कौन सी? पराबैंगनी किरणें। कौन सी किरणें? पराबैंगनी किरणें। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे ये किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। ओजोन परत की सांद्रता डाप्सन की इकाई द्वारा नापा जाता है। ओजोन परत की सांद्रता किससे नापा जाता है? डाप्सन की इकाई से नापा जाता है। चलिए, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह। आपको बताना है चमगादड़ को स्तनधारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह क्या करती है? बच्चे देती है। जीव वैज्ञानिकों ने चमगादड़ को स्तनधारी वर्ग में रखा है क्योंकि चमगादड़ बच्चे को जन्म देती है। डॉल्फिन को भी स्तनधारी वर्ग में रखा गया। जानते हैं नहीं? डॉल्फिन भी किसमें? स्तनधारी वर्ग में। तथा अपने बच्चे को दूध पिलाती। चमगादड़ एक रात्रिचर प्राणी। कैसा प्राणी है? रात्रिचर प्राणी है। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? आपको ये बताना है पर्यावरण की परिभाषा क्या है। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है। तो अबायोटिक घटक तथा बायोटिक घटक के समूह को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। अबायोटिक घटक तथा बायोटिक समूह के घटक को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण अनेक तत्वों से मिलकर बना है जो व्यवस्थित समूह में होता है। इसमें सभी घटक बायोटिक तथा अबायोटिक प्रकृति के में संतुलन रूप में रहते हैं। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में से कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के लिए समर्पित है? निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में से कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के लिए समर्पित है? आपको ये बताना कौन सी ऐसी संस्था है जो वन्य जीव संरक्षण के लिए समर्पित है। तो इसमें चारों ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। वो कौन सी? IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। प्रश्न में दिए गए सभी विकल्प गलत हैं। उनमें से कोई भी संस्था वन्य जीव संरक्षण से संबंधित नहीं है। वन्य जीव के संरक्षण के लिए IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना की गई है। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघवीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघवीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? तो उसका नाम है सिल्वर आयोडाइड। कौन है? सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सिल्वर आयोडाइड रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए, बायोडीजल तैयार किया जाता है। आपको बताना है बायोडीजल तैयार किया जाता है किससे? जेट्रोपा नामक पौधा होता है जिससे बायोडीजल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? बायोडीजल बनाया जाता है। बायोडीजल का निर्माण जेट्रोपा, करकास, पेंगोमिया आदि के पौधों से किया जाता है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र, ये देखिए आपका रिलेटेड क्वेश्चन याद रखिएगा। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ पे है? काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में स्थापित है। देश का पहला बायोडीजल
संयंत्र कहाँ पे? काकीनाडा आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? काकीनाडा आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। और यहाँ पे जो दिया गया है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। एक होता है सिल्वी कल्चर, एक होता है सेरी कल्चर। तो आज चर्चा की जा रही सिल्वी कल्चर पे। सिल्वी कल्चर किसे कहते हैं? वन और वन उत्पाद के संग्रह को क्या कहते हैं? सिल्वी कल्चर कहते हैं। याद रखिएगा, सिल्वी कल्चर किसको कहते हैं? वन और वन उत्पाद के संग्रह को या सामग्री को क्या कहते हैं? सिल्वी कल्चर कहते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? आपको बताना है किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। बहुत आसान क्वेश्चन है। चंदौली में है। कहाँ पे है? चंदौली में। चंद्रप्रभा चंदौली, चंद्रप्रभा चंदौली, ऐसे कहेंगे 4-5 बार याद होगा। चंद्रप्रभा चंदौली, चंद्रप्रभा चंदौली। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1957 ईस्वी में हुई थी। इस अभ्यारण्य में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? आप जानते हैं उपभोक्ता, देखिए जब जीवों का आप खाद्य श्रृंखला पढ़ेंगे या खाद्य चेन पढ़ेंगे, क्या कहते हैं उसको? फूड वेब और फूड जाल। ठीक, फूड वेब और एक को कहते हैं फूड वेब होता है, और एक क्या होता है मुझे याद नहीं आ रहा, फूड चेन, फूड वेब। तो जब उसमें सबसे पहले क्या होता है? 2 पार्ट होते हैं। एक होता है प्रोड्यूसर, एक होता क्या होता है? एक उत्पादक होता है और एक उपभोक्ता होता है। एक प्रोड्यूसर होता है और एक कंज्यूमर होता है। तो जो प्रोड्यूसर होता है ऊर्जा को देता है और जो कंज्यूमर होता है ऊर्जा को ग्रहण करता है। ठीक, तो इसमें आपको अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पढ़ना है। उल्टा पिरामिड कब बनता है, सीधा पिरामिड कब बनता है, ठीक है, कब बायोमास का पिरामिड बनता है, कब जीवभार का पिरामिड बनता है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिरामिड वगैरह हम लोग जब क्लास वाली वीडियो करेंगे तो करेंगे। अभी हमारा प्रयास है 20 वीडियो में हम लोग सभी पूछे गए प्रश्नों को करने वाले हैं, जो प्रश्न अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इन प्रश्नों को करने के बाद 20 श्रृंखला करने के बाद हम लोग कहाँ बढ़ जाएंगे? उसके बाद चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इसी प्रकार से हिंदी की भी आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। हिंदी की भी आपकी चलेगी। हिंदी की क्लास और प्रैक्टिस पेपर साथ में करते चलेंगे, तो उसका भी आपका सुपर ऑब्जेक्टिव आने वाला है। बस चैनल पे कम से कम टीईटी के लिए जिस दिन हमारे पास 500 रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, उसी दिन से हमारी हिंदी की क्लासेस, जीएस की क्लास, मैथ की क्लासेस, सब कुछ हम चला देंगे। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 70 रजिस्ट्रेशन है। 70 में से आप वीडियो पे देखेंगे 50 से 40 व्यूज आते हैं। जिस दिन 500 रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे टीईटी के नाम पे, उस दिन से आपके सभी क्लासेस, 5 क्लासेस फ्री में आपकी चला दी जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको अपने दोस्तों को जोड़ना होगा, अपने दोस्तों को शेयर करना होगा। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं और आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? हाथी, सांप, शेर, बकरी। आप बताइए द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन होगा? तो उपभोक्ता बताना है द्वितीय श्रेणी में। ठीक है, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन होगा? तो यहाँ पे आपका कौन आ जाएगा? हाथी एवं बकरी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता शाकाहारी हैं। ठीक, सांप द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, जबकि शेर तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता में आता है। शेर किस में आता है? तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता में आता है। और सांप के ऊपर कौन पाया जाता है? बाज पाई जाती है, वो भी किस में आती है? तृतीय श्रेणी में आती है। झूम खेती होती है। झूम खेती कहाँ होती है? झूम खेती पठारी या पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। तो कहाँ होती है? यहाँ पे अब ऑप्शन के हिसाब से बताना। केरल है, मेघालय है, और बिहार है, तमिलनाडु है। तब आपको इसमें गेस लगाना, दिमाग लगाना। झूम खेती कहाँ होती? पहाड़ी या पठारी क्षेत्रों में। और मेघालय क्या पठारी क्षेत्र है? तो झूम खेती पर्वतीय या पठारी क्षेत्रों में होती है, या अस्थायी कृषि पद्धति होती है, तथा इस कृषि प्रायः पूर्वोत्तर भारत में की जाती है। मेघालय, नागालैंड, मणिपुर आदि प्रमुख राज्य हैं। झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है, जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों से जुताई की कर कृषि की जाती है। ऐसे ही वहाँ मृदा से उर्वरता समाप्त होती है, तो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है?
शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है, आपको बताना है। अंतिम प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है, तो आप बताएंगे शुष्क बर्फ किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। किसका रूप है, ठोस रूप किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का। इस प्रकार से यह आपकी दूसरी श्रृंखला क्या होती, कंप्लीट होती। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर चुके हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।